इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी कि बी पार्ट करेक्ट है। इट्स मीन कि लिक्विड के हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स लिक्विड को लीव करेंगे, तो बिहाइंड जो मॉलिक्यूल्स बचे हैं उनकी एनर्जी लो है तो लिक्विड टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स हाउस। आज हम करने जा रहे हैं 2017 अक्टूबर नवंबर पेपर 1 वेरिएंट 2 का पार्ट 2। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 11। A gas syringe contains a fixed mass of air. The volume of the air is 240 centimeter cube and it exerts a pressure of 500 tons per 4 Pascal. The air is slowly compressed, keeping the temperature constant until the pressure is 1.5 m multiplied times power 5 Pascal. What is the final volume of the air? Final volume find करना है, temperature constant है, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम पॉइल्स लॉ जिसमें होता है P1 V1 is equal to P2 and V2। यहाँ पर P1 की वैल्यू हमारे पास मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 multiplied 10 raised to the power 4 है, और V1 हमारे पास वॉल्यूम 240 है, P2 हमारे पास गिवन है 1.5 multiplied 10 raised to power 5 एंड V2 हमने कैलकुलेट करना है। तो V2 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 multiplied 10 raised to power 4 multiplied by 240 divided by 1.5 multiplied 10 raised to power 5। यहाँ 5 है, सॉरी ये मैंने 4 लिख दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी कि बी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एन एक्सट्रीमली लार्ज इंक्रीज इन प्रेशर इज नीडेड टू कंप्रेस अ लिक्विड। A gas can compressed by a much smaller increase in pressure. Which statement explain this? A option है molecules repel each other very strongly when very close. Yes, बिल्कुल, क्योंकि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होते हैं और उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत स्ट्रांग होती है, तो उनको क्लोज लेके आना बहुत मुश्किल है, जिस वजह से हमें लिक्विड को प्रेस करने के लिए लार्ज प्रेशर जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन गैसेस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस पहले ही बहुत ज्यादा होता है, तो करीब नहीं होते, तो उनको कंप्रेस करना बहुत इजी होता है, तो वहां पर स्मॉल सा प्रेशर भी वॉल्यूम डिक्रीज कर देता है। तो ए पार्ट ही करेक्ट होगा। स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ डिश ऑफ लिक्विड इज लेफ्ट ऑन अ लेबोरेटरी बेंच, सम ऑफ द लिक्विड इवेपोरेट्स, व्हाट हैपेंस एंड व्हाई? अब लिक्विड इवेपोरेट्स हुआ, इट्स मीन कि लिक्विड के हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स लिक्विड को लीव करेंगे, तो बिहाइंड जो मॉलिक्यूल्स बचे हैं उनकी एनर्जी लो है तो लिक्विड टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। द लिक्विड कूल्स बिकॉज लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव मोर पोटेंशियल एनर्जी देन गैस मॉलिक्यूल्स। नो। बी ऑप्शन है द लिक्विड कूल्स बिकॉज फास्टर मूविंग मॉलिक्यूल्स एस्केप। यस, लिक्विड कूल हो जाएगा क्योंकि फास्टर मूविंग मॉलिक्यूल्स लिक्विड को लीव कर देंगे, यानी जिनकी एनर्जी ज्यादा है वो लिक्विड को लेफ्ट कर जाएंगे, तो पीछे जो लिक्विड ले जाएगा उनकी एनर्जी कम होगी और उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो बी पार्ट ही करेक्ट है। MCQs नंबर 14 देखते हैं। सॉलिड वैक्स इज मेल्टेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब एंड देन अलाउड टू कूल। द ग्राफ शोज द कूलिंग कर्व। ओके, व्हाट इज हैपन बिटवीन x एंड y? x एंड y के दरमियान क्या हुआ है? अब देखिए वैक्स मेल्टेड फॉर्म में यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज होता होता अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, इस मीन कि अब जो हीट एक्सेल हो रही है वैक्स में से निकल रही है वो वैक्स को सॉलिड में कन्वर्ट कर रही है, यानी यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन हो रही है। जब सॉलिडिफिकेशन हो रही हो तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है मटेरियल का। जब तक मटेरियल 100% सॉलिडिफाई नहीं हो जाएगा तब तक टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज नहीं होगा। अब यहाँ से x एंड y के दरमियान सॉलिडिफिकेशन हुई है, वैक्स सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ए है द लिक्विड इज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। नो, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट पर तो नहीं है लिक्विड। द लिक्विड इज टर्न टू सॉलिड। यस, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है जिसकी वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है। तो बी पार्ट करेक्ट होगा। MCQs 15 देखते हैं। व्हाट इज मीन बाय द हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स? अब सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की हीट कैपेसिटी से मीन होता है कि अगर आपने सॉलिड का
टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करना हो तो उसके लिए हमें उसको कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उससे हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो ए ऑप्शन द मैक्सिमम थर्मल एनर्जी इज इट कैन स्टोर पर यूनिट मास। नो, द मैक्सिमम thermal energy it can store per unit volume. No. C है the thermal energy required to cause a unit temperature rise. Yes, unit temperature rise करने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए होती है उससे ही हीट कैपेसिटी कहते हैं। MCQ 16 देखते हैं। The distance between the ice point and the steam point in a liquid in a glass thermometer is 20 centimeter. The top of the liquid thread is 12 centimeter above the ice point. What is the temperature? टेम्परेचर हमने फाइंड करना है। आइस पॉइंट 0 सेल्सियस पर होता है और स्ट्रीम पॉइंट हमारे पास 100 सेल्सियस पर होता है, यानी कि जो थर्मामीटर की रेंज है वो 0 to 100 सेल्सियस है और ये सब कुछ 20 सेंटीमीटर में हो रहा है, यानी कि जो थर्मामीटर की लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। तो हम देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितना टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो मैं करूंगा 100 टोटल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन्स, तो हमारे पास है 20 डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 5 सेल्सियस पर सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करने पर 5 डिग्री इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर कितने सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहे हैं? यहाँ पर 12 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहे हैं। इट्स मीन कि टोटल कितने डिग्री इंक्रीज अगर हमने फाइंड करने हैं तो हमें सेंटीमीटर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पर सेंटीमीटर इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो कि 5 सेल्सियस है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60 सेल्सियस। इट्स मीन कि 12 सेंटीमीटर अगर लेंथ है लिक्विड थ्रेड की तो उसका टेम्परेचर 60 सेल्सियस होगा, तो यानी कि बी पार्ट करेक्ट है। MCQ 17 देखते हैं। अ थर्मोकपल इज अ टाइप ऑफ थर्मामीटर। ओके, विच स्टेटमेंट अप्लाइज टू अ थर्मोकपल्स? तो थर्मोकपल्स को कौन सी स्टेटमेंट वेरीफाई करती है? A option है, it can measure rapidly varying temperature. Yes, thermocouples rapidly varying temperature को find कर सकते हैं, तो A part ही correct है। A heater is designed to radiate thermal energy, okay, which change to the design decrease the thermal energy emitted by the radiations. तो कौन सा change thermal energy को decrease करेगा वो हमें देखना है। A dark cooler surface. No, dark surface तो thermal radiations की एनर्जी को इंक्रीज करेगी, डिक्रीज नहीं करती। बी ऑप्शन है हाई सरफेस टेम्परेचर, हाई सरफेस टेम्परेचर बी थर्मल एनर्जी को इंक्रीज करता है। सी ऑप्शन है लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया से रेडिएशंस भी लार्ज प्रोड्यूस होगी, तो ये भी थर्मल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। अ शाइनर सरफेस, डी ऑप्शन है हमारे पास। यस, जो शाइनिंग सरफेस है वो रेडिएशंस के टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती, तो एनर्जी डिक्रीज करती है, इंक्रीज नहीं करती। इट्स मीन डी पार्ट ही करेक्ट है। MCQ 19 देखते हैं। A sound wave in a solid is represented by a series of lines. The diagram shows compression C and rarefaction R at one instant in time. Which statement is correct? Okay, read करते हैं statements को। R यहाँ पर rarefaction है और C यहाँ पर compression of sound waves है। A option है the particles on one line move in the same direction at the same time. Yes, यहाँ पर एक लाइन में जितने भी particles होंगे वो at same डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। अगर ये रिफ्लेक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर रहे होंगे। तो एक लाइन पर जो पार्टिकल्स की मोशन होती है वो सेम होती है, तो ए पार्ट ही करेक्ट है। MCQ 20 देखते हैं। विच डायग्राम शोज रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर? यहाँ पर प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कौन सी डायग्राम शो कर रही है? तो वी नो दैट प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन रेगुलर होती है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन फर्स्ट डायग्राम में हो रही है, तो इट्स मीन ए पार्ट ही करेक्ट होगा, क्योंकि बी में रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं हो रही और सी में भी रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, इस तरह डी में भी रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, तो इट्स मीन ए पार्ट ही करेक्ट है, क्योंकि प्लेन मिरर से रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। इस लेक्चर से रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए हैं। आपको किसी किस्म की हेल्प की जरूरत हो तो आप उनके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।